Hello guys, this is Shailendra Pandey and this is lecture number 12 of physics for IT JEE classes. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात किया था अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हमारे पास तीन तरह के मेथड्स थे. सबसे पहला मेथड था ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें दो वेक्टर आपको दिए थे, आपने ट्रायंगल फॉर्म करके उनका सम निकाला था. दूसरा आपने लॉ पढ़ा था पैरेललोग्राम्स लॉ, जिसमें आपके पास एक फॉर्मूला था r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तीसरा जो फॉर्मूला था, तीसरा जो मेथड था, उसमें मैंने आपसे कहा था कंपोनेंट करके हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. और आपको मैंने ये चीज इन जनरल सिखाया था कि अगर ये कोई एक वेक्टर है a, तो इस वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट आपका x डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा. x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू थी ax, जिस ax की वैल्यू हम लोग थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. दैट वैल्यू वाज कितनी थी भाई? ax की जो वैल्यू थी इट वाज a cos थीटा. सिमिलरली अगर हम लोग इसका y कंपोनेंट देखें जो कि इधर की तरफ था ay, तो ay की वैल्यू आपने निकाली a sin थीटा. इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज एकदम क्लियर है. ठीक. अब इसी चीज का दूसरा अप्रोच देखिए. अगर हम लोग को इसी a वेक्टर को लिखना हो तो हम लोग a वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक a cos थीटा. ये किस डायरेक्शन का कंपोनेंट है भाई? x डायरेक्शन का. तो इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? i कैप. सो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप. और अगर ये वेक्टर आपका 3D वेक्टर होता, मतलब ये वेक्टर अगर ऐसे बाहर की तरफ निकला होता, तो बोलो इसके पास z कंपोनेंट भी होता. ठीक. तो मैं उसको भी यहां पे लिखता a, जो भी उसका एंगल होता उसके हिसाब से, और फिर k कैप. क्लियर है? इट मींस किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी i j के डायरेक्शन प्रोवाइड करके वी कैन राइट. क्लियर है? उसके लिए बेटा मुझे 3D वेक्टर एक बनाना पड़ेगा और उसका एक कंपोनेंट az होगा. तो उसको मैं लिखूंगा ax i कैप, ay j कैप और az k कैप. तीनों चीज लिखूंगा सम करके. ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. ये मैं लिखूंगा. अगर मान लो ये वेक्टर ऐसा है, ठीक, इस वेक्टर का z डायरेक्शन ये है, z डायरेक्शन के साथ इसका एंगल कुछ अल्फा मान लो, ठीक, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? a cos अल्फा. बोलो यार. तो वो cos के टर्म में या sin के टर्म में जैसा भी एंगल दिया होगा उसके हिसाब से आप कंपोनेंट करके लिखोगे. अभी मैं पढ़ाने चल रहा हूं, परेशान मत होइए आप. ये हटा दूं? ठीक है. देखिए, सिर्फ इतने पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया हुआ है. 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का. अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू k टाइम्स y i कैप प्लस x टाइम्स j कैप वेयर k इज अ कांस्टेंट. इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस तरीके की है और ये k क्या है? इसमें कांस्टेंट है. द जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ. आपसे कहा गया इसके पाथ की जनरल इक्वेशन क्या होगी. ऑप्शंस आपके पास हैं. पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट. दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस कांस्टेंट. तीसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और चौथा ऑप्शन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. अब आप देखो यहां पर क्या किया गया, किसी एक वेक्टर को, किसी v वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में रखा गया. ये जो पहली चीज लिखी है ky, ये बोलो उसका x कंपोनेंट है. जो यहां पर लिखा हुआ है kx, ये इसका y कंपोनेंट है. और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इस पार्टिकल का पाथ क्या होगा. तो एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ट्रेजेक्ट्री.
बोलो, सबको याद होगा ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन ये क्वेश्चन 2D का है, तो इसमें केवल कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2, एक्स और वाई। तो आपको यहां पर एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बताना है। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? 1 मिनट का समय दे रहा हूं भाई सबको, दिमाग लगाइए और मुझे बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट करिए सब लोग। क्या वेलोसिटी का मतलब dr/dt होता है? उसके x कंपोनेंट का मतलब, वेलोसिटी के x कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर बेटा किसी पार्टिकल की पोजीशन है xi कैप प्लस yj कैप, तो बोलो जो dr/dt होता है, क्या यही वेलोसिटी है? इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का मतलब x डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो dx/dt i कैप, dy/dt j कैप। तो क्या यही ये जो dx/dt लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या ये dx/dt ky के बराबर है? बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? पता चला हम ही पढ़ाएं, हम ही समझे, हम ही सॉल्व करें और चले जाएं। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई। जिसको भी डाउट हो अपने हाथ उठाइए भाई, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ दम तो होगा ही। एकदम हल्का क्वेश्चन नहीं है, ठीक, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। जितना पढ़ाया है उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने सिंपल आपको ये बताया कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके का है तो उसका डिफरेंशिएशन ही उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक। तो ये जो लिखा हुआ है x कंपोनेंट, यही dx/dt है। ये जो y कंपोनेंट है dy/dt, क्या यही kx है? और हमसे क्या कहा गया? फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यही तो कहा गया। यहां पर बेटे ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन है x, y और t के बीच का। ये रिलेशन है y, x और t के बीच का। तो इन दोनों इक्वेशन से बोलो मैं क्या करना चाहता हूं? t को इलिमिनेट। तो क्या किया जाए? वी कैन डिवाइड these two equations. Let us suppose it is 1 and it is 2. So on dividing these two equations, equation 1 upon equation 2, जैसे ही डिवाइड करोगे dx upon dy बराबर क्या बनेगा? y by x। तो बोलो x dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? अब क्या करना है? टिक। बोलो यार, यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x²/2। y dy का y²/2। इंटीग्रेशन कैसा है? डेफिनेट या इनडेफिनेट? तो +c। चेक कर लो, आंसर मिला लो। x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है और ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज आंसर नंबर डी। कुछ लॉजिक समझ में आया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? हम लोगों ने यहां पे क्या किया? हम लोगों ने वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में रखा है केवल, बस इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं था। आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी को वेक्टर के साथ जोड़ा, वेक्टर को डिफरेंशिएशन के साथ जोड़ा, और चेक करो उस पर बेस्ड क्वेश्चन उठा कर दिया। दिस इज व्हाट IIT JEE इज। 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर। क्लियर है? समझ पाए इस चीज को? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिलहाल मैंने आप लोगों को 2 वेक्टर्स को ऐड करना बताया था भाई, कि अगर ये A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है,
इसको ऐड करने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे। इज इट क्लियर? क्या इसी का मतलब है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस? आज हमारा काम है वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स? बताओ भाई, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करें? इन्होंने कहा सर टेल टेल को जोड़ दीजिए, हेड हेड को जोड़ दीजिए और फिर जहां से जो जाना हो वो कर दीजिए। ठीक है, इनका मेथड भी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा अगर आपको वेक्टर को जोड़ना आता है तो वेक्टर को घटाना सीखने की जरूरत ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई r इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, तो क्या इसका मतलब भी यही है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बोलो यार, ए वेक्टर में अगर मैं माइनस बी वेक्टर जोड़ देता हूं तो क्या वही सब्ट्रैक्शन है? बोलो यार। अब माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या? माइनस बी का मतलब क्या? बी के डायरेक्शन को जस्ट जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर जो है क्या वो जस्ट अपोजिट होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा? इस तरह के वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। ए वेक्टर जो कि बी वेक्टर जो कि इधर की तरफ था, अगर मैं उसको जस्ट रिवर्स कर दूं तो क्या यही माइनस बी वेक्टर है बेटा? क्लियर है? तो इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कैसे निकालते हो? बाय ज्वाइनिंग फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। क्या यही ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है? क्या यही इन दोनों का डिफरेंस भी है? बोलो यार, कर पाओगे? अगर कभी भी कहा गया वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाएंगे? ठीक, तो सब्ट्रैक्शन कोई अलग सी चीज नहीं है जिसके लिए मैं कोई अलग आपको डेरिवेशन कराऊं। जनरली लोग डिराइव कर देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, लेकिन वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पर रटवाने वाला नहीं हूं। कभी भी कहा जाए सब्ट्रैक्ट करो, वेक्टर को रिवर्स करना और सिंपली ऐड कर देना, काम खत्म। क्लियर? अभी जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज आएगा। इसका यूज मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स में। ये मैं हटा दूं? ठीक, देखिएगा आप भाई, वेक्टर्स को जोड़ना आ गया, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और है हमारे पास। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये मैंने एक क्यूबॉइड फॉर्म किया। ठीक, क्यूबॉइड मैंने इस वजह से फॉर्म किया है ताकि मैं आपको 3D वेक्टर के बारे में बात कर सकूं। ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। चेक करिए, अभी तक जितने भी वेक्टर की मैंने आपसे बात किया था वो सब 2D थे। ये कैसा है? 3D है। 3D का मतलब ये वेक्टर ऐसे बाहर निकला हुआ है। क्लियर है? ठीक, अब इस वेक्टर के सोचो कितने कंपोनेंट्स होंगे भाई, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला जो कंपोनेंट इसका मैं लिखूंगा वो बोलो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट वाई में और तीसरा जेड में होगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 एंगल्स होंगे बेटे, अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा फ्रॉम। इज इट क्लियर? तो ध्यान से चेक करिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। इसका बेटे एक कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू कितनी है? ax, वैल्यू है ax। y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ay और जो z में है इसकी वैल्यू। क्लियर? तो यहां पर अगर हम लोग
तीन पर्टिकुलर एंगल का कॉस निकाल लें तो उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो तीन तरह के कॉस यहां पे निकाले जाते हैं जिसको आप डायरेक्शन बताने में यूज कर देते हो। तो सबसे पहला एंगल है एक्स डायरेक्शन से, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बोलो बेस कितना है एक्स डायरेक्शन में और हाइपोटेनस कितना है। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वैल्यू कितनी हो गई, कितना होगा अगला, दैट विल बी ए जेड अपॉन ए। अभी आप पूछ रहे थे सर जेड वाले को क्या लिखेंगे, तो उसको इस तरीके से बेटे लिखा जाता है। ए एक्स का मतलब ए कॉस अल्फा, ए वाई का मतलब ए कॉस बीटा, एंड दिस विल बी ए कॉस गामा। अब जरा अगर इन तीनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तीनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या इसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ध्यान से सोच लो भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, करेक्ट। बहुत ध्यान से सोचो, ये ए क्या है, ये वाला जो ए लिखा है ये क्या है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, सही है। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, इस तरह के थ्री डायमेंशनल वेक्टर के लिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जो है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो यार, करेक्ट है। इट मींस ये और ये आपस में क्या है, सेम है, इसलिए इसका जो डिवीजन आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको नाम दिया जाता है एल। सो इट इज एल स्क्वायर, इट इज एम स्क्वायर, इट इज एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एनी डाउट। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन का। किसी भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर को हमेशा हम लोग डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसीज लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। एनी डाउट इन दिस। तो किसी ए वेक्टर को जो कि 3D है उसको मैं ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। किसी को इतने में कोई भी दिक्कत समस्या हो तो तुरंत पूछिए। कोई डाउट किसी को नहीं है। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग भी भाई, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। बढ़ाया जाए आगे जी। क्या बेटे, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये इनके कहने का मतलब है सर इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स एल, तो फिर एक्स और एल का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको। अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, अगर आपका नाम मोहित है तो आपके घर का नाम रोहन भी हो सकता है, तो आप घुमा करके उस चीज को लिख सकते हो, चलेगा, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यूज होगा। हाँ ठीक है, ये मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा सर ये चीज हमें पता तो है
लेकिन ये आया कहां से ये बता दीजिए। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये आप लोगों ने इतना पूरा पढ़ लिया। चलो, बेटा अगर कोई 2D वेक्टर होता, ये x है ये y है, अगर कोई 2D वेक्टर होता a वेक्टर, तो इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग करते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो इसी को तो तुम लिखते थे ax और इसको लिखते थे ay। यहां पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं सिंपल, तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? बोला जा सकता है। अब सोचना ध्यान से, अगर एक तीसरा वेक्टर हमारे पास और है जो कि ऐसे बाहर निकला हुआ है az, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, बहुत ध्यान से सोचना, अगर ये वेक्टर बाहर निकला है तो अब जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो इसका और इसका आएगा? वही ये होगा, यहां से यहां मिलाने वाली लाइन। पक्की बात है। वो उसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी? आप कहोगे कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कहोगे, और ए स्क्वायर खुद क्या है? कुछ समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, अगर यहां पर कोई az है ऐसा बाहर निकला हुआ, तो यहां से ये वाला जो वेक्टर है, क्या यही 3D वेक्टर है? लेट अस सपोज उस वेक्टर का नाम है r वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो r स्क्वायर होगा? सोचना, उस r स्क्वायर की वैल्यू बेटे a स्क्वायर प्लस कितनी होगी? आप खुद चेक कर लीजिए a क्या है। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई भी 3D वेक्टर है तो उस 3D वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पर देखो, मैं एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लिख दे रहा हूं। जैसे अगर कोई भी a वेक्टर को डिफाइन किया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपसे कहा जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा भाई? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोलो यार, मैं आपसे कहूं इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो बोलो कॉस अल्फा कितना होगा? दैट इज ax अपॉन a। बोलो यार, ax अपॉन a, तो a की वैल्यू कितनी है? यही है ना, अंडर रूट 29। डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा 3 अपॉन अंडर रूट 29, सिमिलरली 4 अपॉन अंडर रूट 29। क्लियर है बेटे? अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो। ये तो एकदम सिंपल चीज हो गई, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए केवल एक न्यूमेरिकल इस पर आया। लिखिए न्यूमेरिकल, अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी कुछ बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर हिंदी में भी थोड़ा बोल दिया करो। यार मुझे सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही दिमाग में सेट रहता है। ऐसा नहीं कि हिंदी पता नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से बार बार फोर्स ही निकलता है, बल नहीं निकलता। मेरे मुंह से बार बार टॉर्क ही निकलता है, बल आघूर्ण नहीं निकलता। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कोई चीज मान लीजिए हमसे पढ़ा, हमने कहा मोमेंटम, आपको समझ में फार्मूला समझ में आया कि P बराबर m इंटू वी, ये हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा है। तो इसका सिंपल तरीका है, उस मोमेंटम को एक बार गूगल पे लिखो, मोमेंटम इन हिंदी। रिलायंस जियो मिला हुआ है फ्री में सबको, अच्छा खासा नेट मिला हुआ है, सबके पास ऑलमोस्ट होगा। उसको एक बार बस सर्च कर लो, और एक जगह पर कॉपी के पीछे, जो लोग हिंदी मीडियम वाले उनके लिए मैं बता रहा हूं, कॉपी के पीछे एक डिक्शनरी बनाते जाओ ऐसी। मैंने बोला फोर्स, आपने सर्च किया, फोर्स का मतलब बल, मोमेंटम इसका मतलब ये, समझ रहे, टॉर्क इसका मतलब ये। तो अगली बार आप भी जब कभी बल आघूर्ण की बात करिए तो आप भी उसको टॉर्क ही समझो बेटा। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं खुद यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, मैं खुद यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था क्लास 8th तक। उसके बाद जैसे ही मैं 9th में आया सब कुछ इंग्लिश मीडियम में हो गया।
मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे लड़खड़ा गए कि सब इंग्लिश में हो गया, क्या करें। इसमें बिल्कुल भी यार घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आप अपनी तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स दोगे तो ये श्योर है कि आप कर ले जाओगे, श्योर है। तो जब मैं 8 से 9th में आया, मेरे भी रिजल्ट पे फर्क पड़ा। 9th में थोड़ा सा मेरा रिजल्ट कम हो गया हल्का सा, लेकिन 10th क्लास में मैंने फिर से टॉप किया पूरे यूपी में। तो आप जब अपने माइंडसेट को बना लेते हो कि करना है तो आप कर ले जाओगे। और एक चीज और भी है, क्योंकि आगे आप लोग जाने वाले हो आईआईटीज में, ठीक। आईआईटी अगर नहीं पहुंच पाए तो एनआईटीज में या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सबका टारगेट है यहां बैठे हुए हर बच्चे का, और वीडियो देखने वाले भी हर बच्चे का। और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जितने भी बेटे प्रोफेसर्स हैं सब ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईआईटी कानपुर की बात करूं तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टीचर जो हैं साउथ इंडियन है, टोटल इंग्लिश में बोलेंगे, उनको हिंदी आती ही नहीं है। तो आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत आप अभी से करिए। हम लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स वाले हैं, ठीक। लेकिन अगर कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे क्लास के बाद किसी भी वर्ड के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या था, इसका मतलब क्या था, इसका सेंस क्या था, मैं जरूर बताऊंगा। बाकी मैं हर चीज को इंग्लिश में लिखता हूं लेकिन समझाता हिंदी में भी हूं भाई, है ना, कि इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, या ये ऐसे आया ये वैसे आया, बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे आप मेरे साथ एडजस्ट हो जाएंगे, आप सबको समझ में आने लगेगा। ये कमेंट बहुत सारे बच्चों ने किया था, अच्छा हुआ आपने आज याद दिलाया। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं इस क्वेश्चन की हिंदी आपको जरूर समझाऊंगा। अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी, अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड in direction making an angle 60 degree with eastern line. A bird moves with velocity 20 meter per second in direction making an angle 60 degree with eastern line, ठीक, and 60 degree with vertical upward, find out its velocity vector. Find out its velocity vector. आपसे कहा गया एक चिड़िया है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से चलती है, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, पूर्व से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और वर्टिकली अपवर्ड से का मतलब होता है बाहर। जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है भाई, 60 डिग्री। आपसे कहा जा रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर बताओ, या सिंपल वेलोसिटी बताओ। बोलो कितनी आएगी वेलोसिटी? वेलोसिटी वेक्टर बताइए भाई। क्या बेटे? करिए जल्दी से सॉल्व। आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको अल्फा दिया गया है, साथ ही साथ गामा दिया गया है। अगर हम बीटा को छोड़ देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। हमारे पास रिलेशन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस 60 होता है 1/2, तो स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस बीटा हमको नहीं पता यहां पर, तो कॉस स्क्वायर
बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1/4, इसकी वैल्यू बेटे कितनी होती है हमेशा 1। तो क्या कॉस बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो 1/√2। इसका मतलब नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है 45। इट मींस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बीटा पता है, वेलोसिटी बतानी है यार, निकाल दो कितनी आएगी वेलोसिटी। वेरी गुड। 20 cos 60 यानी कि 10, तो 10 आई कैप प्लस 20 cos बीटा, तो 20 cos 45, 20/√2 जे कैप प्लस 10 अंडर√2 को नीचे लिखा नहीं जाता है तो उसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज करिए। √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, तो बन जाएगा 10 अंडर√2। सो दैट इज योर आंसर, 10 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप प्लस 10 के कैप। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। मल्टीप्लिकेशन जल्दी से लिखिए बेटे। जो नए लोग हैं भाई समझ में आ रहा है? जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, 110% आपको समझ में आएगा। अभ्युदय जेई कानपुर, मैं भी चैनल का नाम लिख दूंगा, अभ्युदय जेई कानपुर, उस चैनल को देखिएगा, उस पर सारे पुराने लेक्चर्स हैं, वहां से देख लेंगे तो आपको पुराना सब क्लियर हो जाएगा। अब आता है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी तक मामला बड़ा क्लियर था यार, रुपए में रुपए जोड़ो तो रुपए आते हैं, मीटर में मीटर जोड़ो तो मीटर आता है, मीटर में मीटर सब्ट्रैक्ट करो तो भी मीटर आता है। तो मामला क्लियर था भाई, वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में वेक्टर घटाएंगे तो भी वेक्टर आएगा। अब मामला है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में ये चीज जरूरी नहीं है, हो सकता है वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करो स्केलर आ जाए, हो सकता है वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करो वेक्टर आ जाए। इस वजह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है इट हैज 2 टाइप्स। सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नाम से क्लियर है, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा भाई, स्केलर आएगा, और इसमें वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वेक्टर आएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। We are going to study in detail about dot product of vectors firstly, and then we will move on to cross product. सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। डिफाइंड है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा में जो थीटा है वो उन दोनों के बीच का एंगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा, इस तरह के दो वेक्टर्स हैं, हमसे कहा गया इसका डॉट प्रोडक्ट लो,
तो उस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इस ए बी कॉस थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है भाई, यू कैन राइट इट लाइक ए इंटू बी कॉस थीटा। आप लोगों को मैंने कंपोनेंट्स करना सिखाया है। इस बी के बोलो कितने कंपोनेंट होंगे? एक बी कॉस थीटा और एक, मुझको बी साइन थीटा से इसमें मतलब नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में हमको मतलब किससे भाई? सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बोलो यार, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। दूसरे वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन में हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे बचपन से आप लोगों ने पढ़ा, वर्क जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इट मींस बचपन से हमने पढ़ा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आपको यही चीज क्लास 9th में पढ़ाई जाती है तो आपसे एक चीज छिपाई जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं होती है, तो साफ साफ कहते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी भी कंपनीज का ऐड देखा हो तो जब लिखा जाता है ना मुफ्त, तो नीचे एक स्टार बना के लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। हियर ऑल्सो टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बट ओनली व्हेन the direction of force is in the direction of displacement। जब फोर्स की दिशा, बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक। लेकिन फिर आगे ये भी उसमें 9th की बुक में जब आप देखोगे कोने में जहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे होते हैं, वहां कहीं पे आपको ये बात लिखी हुई दिखाई पड़ेगी कि अगर यही फोर्स हॉरिजॉन्टल ना होता, ऐसा होता किसी एंगल थीटा पर, तो आप फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, और वो कंपोनेंट क्या होगा? तब यही फॉर्मूला बन जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ठीक। इसी को बेटे हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक। वर्क जो होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। आप यहां से अपने घर जाएं, मतलब कोचिंग से अपने घर जाएं और घर से वापस कोचिंग लौट करके चले आए, दोनों केसेस में आप वर्क सेम करेंगे। बोलो यार, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो, और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सेम होगा। इज इट क्लियर? ठीक। लेकिन यही चीज जब आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाई जाती है तो आपको एक बात और बताई जाती है कि अगर कोई कूली अपने सर पर बोझा लाद करके ऐसे घूम रहा है या आपका सामान इधर से उधर लेके जा रहा है, इमोशनली देखने में तो लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं दादा, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ही इज नॉट डूइंग वर्क, दैट वर्क इज ऑलवेज वाई द एंगल थीटा इज 90। एनी डाउट? जो बोझा आपने लादा है सर पे, उसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फॉरवर्ड। एंगल है 90, इसलिए वो वर्क डन होगा हमेशा 0। और केस देखो भाई, अगर आपसे बात किया जाए पावर के बारे में,
पावर जो होता है दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं पावर को? क्षमता, है ना? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। भाई मैं भी देखो यार प्रयास कर रहा हूं हिंदी बोलने का। इट मीन्स कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम भी प्रयास करेंगे हिंदी बोलने का। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड वर्क डन इज वेरी सिंपल, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time is defined as velocity. So we have one more formula. Power is equal to force dot velocity. Is it clear? अब बात करो जरा सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन वैसे तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना सबको पता होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो बोलो सेंटर के अलोंग एक फोर्स होना ही चाहिए। उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में अभियंत्रिकी बल, अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है भाई, कुछ चीज में मैं आपका गुरु हूं, कुछ चीज में आप हमारे गुरु हैं। इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स, that force which acts along the radius towards the center whenever any object is in circular motion. सर्कुलर मोशन में बना के रखना है तो सेंटर की तरफ इस तरह का एक बल लगना बहुत जरूरी है। और चेक करो, फोर्स है इधर की तरफ, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है बेटे, और इन दोनों के बीच का ये एंगल हमेशा 90 होगा ऑलवेज। पार्टिकल यहां पर भी होगा तो भी चेक करो, फोर्स इधर लेकिन वेलोसिटी ऐसी, तो ये एंगल हमेशा कितना होता है? 90। इसीलिए सर्कुलर मोशन में आपसे कभी भी वर्क डन की बात नहीं की जाती, आपसे कभी भी पावर की बात नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है? 90। सो पावर विल बी 0। एनी डाउट? पावर विल बी 0। चलिए प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिलहाल मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा था। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि जब हम किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी दूसरे वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं जिनका डायरेक्शन एक जैसा हो, ठीक? सो B मल्टीप्लाइड बाई A cos थीटा या A मल्टीप्लाइड बाई B cos थीटा इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आते हैं। मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। A डॉट B की वैल्यू होती है AB cos थीटा, B डॉट A की वैल्यू होती है BA cos थीटा, और हम सबको पता है AB बराबर BA। इसलिए A डॉट B की वैल्यू हमेशा B डॉट A के बराबर होती है। इसलिए ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ है, ये रूल कम्यूटेटिव है, ठीक? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर लिखा है A डॉट B प्लस C तो हम लोग इसको A डॉट B प्लस A डॉट C लिख सकते हैं। मतलब इस डॉट प्रोडक्ट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन देम विल बी 0। एंगल 0 होगा बेटा तो A डॉट B की वैल्यू AB cos 0, और 0 का मतलब 1, cos 0 का मतलब 1, सो इट इज
इक्वल टू ए बी। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका एंगल 90, और उस कंडीशन में a डॉट b की वैल्यू कितनी होगी, ए बी कॉस 90, जिसकी वैल्यू 0, सो दिस वैल्यू इज 0। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कई बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा, और वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलर है तब तो 90 होएगा ही भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, a इंटू कॉस 0, ठीक है। सो दिस इज ए स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, लिख लीजिए, सेल्फ प्रोडक्ट। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, दो वेक्टर्स का सम। अगर मैं यहां पर सीधे सीधे सेल्फ प्रोडक्ट लगाता तो मैं भी लिखता आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, बोलो ऐसा कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या किया, सेल्फ प्रोडक्ट। क्लियर। तो इसको हम लोग बेटे क्या लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है तो अंदर मल्टीप्लाई करो। सबसे पहला टर्म ए डॉट ए, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ए डॉट ए मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए, अभी मैंने पढ़ाया कम्यूटेटिव होता है, सेम होता है। इसका मतलब 2 टाइम्स ए डॉट बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, और ये क्या है, चेक कर लो, क्या यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट से भी वो फॉर्मूला निकाल सकते थे। इस सेल्फ प्रोडक्ट का भी यूज न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से होता है। अभी मैं कराता हूं आपको। आगे बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हम लोग इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, सो इट विल बी 1 इंटू कॉस 0, दैट इज ऑल्सो 1, सो इट इज 1। तो हमारे पास बेटे रूल क्या आ गया, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1। सिमिलरली आई डॉट जे, एंगल कितना होगा इसमें, 90, कॉस 90 0, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। जे डॉट के में भी एंगल 90 और के डॉट आई में भी एंगल 90, तो ये सब की वैल्यू 0। बोलो यार, सही है, सिंपल है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं। इसमें कुछ खास टफ नहीं है, जिसको भी ना समझ में आए पूछ ले भाई। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, किसी ए वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में, बोलो ऐसा लिखा जा सकता है, किसी बी वेक्टर को बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं ए डॉट बी निकालो, तो बोलो कैसे निकालोगे इसको। तो ये हम लोग दोनों को क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। मैं लिख दे रहा हूं पूरी चीज, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म देखो ध्यान से क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1। नेक्स्ट टर्म देखिए ध्यान से, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे। इसका मतलब अगला टर्म क्या आएगा, सिमिलरली अगला टर्म क्या आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जो है ये बड़ा सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ठीक। इसके थ्रू हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अभी मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। लिखना है इसको, लिख लिया, ठीक। इनका प्रश्न ये है कि सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बी का वो कंपोनेंट ले लो जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो मैंने क्या लिखा, ए इंटू बी कॉस थीटा। इनका मतलब यह है कि सर अगर मान लीजिए मैं ये कंपोनेंट ना लूं, मैं ए का कंपोनेंट लूं बी की डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट लूं बी की डायरेक्शन में, तो बहुत ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसका अगला कंपोनेंट फिर इधर होगा। बोलो यार, इससे हमको फिलहाल मतलब फार्मूला हमारा फिर भी क्या बना, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। जब आप कंपोनेंट लेते हो है तो वो डिस्टेंस ही। मैं अगर लिख रहा हूं मान लीजिए 2 मीटर, ठीक, इंटू 4 मीटर, है तो दोनों डिस्टेंस ही, ये भी तो लेंथ ही है। बात समझ रहे हैं? तो जब भी आपने यहां पे डायरेक्शन की बात ही नहीं की, मैंने कहा आप दो चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे। किन दो चीजों का? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो इसकी डायरेक्शन में हो। तो है तो वो भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। बोलो यार, अगर आप लिख रहे हो ए डॉट बी, इसका मतलब तुमने लिखा ए इंटू बी कॉस थीटा लिखो, या इसी को ए कॉस थीटा इंटू बी लिखो। चेक करो, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। क्या इन दोनों में कहीं भी डायरेक्शन की बात की गई? कहीं भी आई कैप, जे कैप, के कैप की बात की गई? हाँ, डिफाइन ही ऐसे ही किया जाता है। जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड ही है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट उसको डिफाइन किया गया है ऐसे ही कि ये स्केलर होगा हमेशा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, और उसकी वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड को बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया गया कि दैट विल बी ए बी कॉस थीटा। वरना सोचो हम ए बी साइन थीटा को भी बोल सकते थे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उसको ऐसा ही फॉर्मुलेशन दिया गया है, ऐसा ही फॉर्मूला उसका बनाया गया है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए फिलहाल मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करा रहा था। इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन, ए वेक्टर की वैल्यू हमको दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर हमको दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। हमसे कहा गया इन दोनों वेक्टर्स
के बीच का एंगल बताइए। ठीक, एंगल निकालने के लिए बेटा दो तरीके हैं, चाहे डॉट प्रोडक्ट यूज करो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन इजी ये वाला होता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, तो क्या इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी निकालना आसान है, अगर आपने प्रीवियस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखा था तो बहुत ध्यान से सोचो, ए डॉट बी बहुत सिंपल है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करो ए वाई बी वाई, और के वाला एक के से मल्टीप्लाई करो ए जेड बी जेड, और सिंपल ऐड कर दो। इसमें हर बार वो काम करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा रखो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, वो तो एक बार मैं डिराइव करा रहा था तो मैंने करके दिखा दिया। अब तो आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, और ये रिजल्ट क्या है, इतने को ही देखकर मैं बोल सकता हूं आई आई वाला मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स, बोलो यार, जे जे वाला करो के वाला करो और ऐड कर दो, सिंपल। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, ए डॉट बी कितना आया बेटा? एंगल निकाल लिया आपने, कितना आया? 60 डिग्री। वेरी गुड। कितने लोगों का 60 आ रहा है? जल्दी जल्दी करो भाई सब लोग। ए डॉट बी कितना आया? 3। तरीका बड़ा सिंपल है भाई, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करिए तो -1, जे वाला जे के साथ करिए +2, और ये मल्टीप्लाई करो तो अगेन +2, 4 - 1 कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए डॉट बी का मतलब 3 अपॉन ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सिमिलरली इसका निकालोगे, इसका -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस, सिंप्लीफाई कर लो, √ तो इन्होंने सिंप्लीफाई किया, √6 इंटू √6, ये बन गया 3/6, वैल्यू इज 1/2, और cos थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, थीटा इज 60 डिग्री। तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम एंगल निकालने के रूप में यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है बस जी। जी। तो पैरेललोग्राम्स लॉ नहीं लगेगा, फिर उसको तीसरे के साथ निकालो। हाँ, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन इसीलिए पढ़ाया। डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट आप 3D वेक्टर में लगाइए तुरंत, तभी आंसर आएगा और आसानी से आएगा। जैसे आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों 3D में दिए हैं, तो दोनों का x कंपोनेंट निकालो, दोनों का y कंपोनेंट निकालो, दोनों का z कंपोनेंट निकालो, सबको ऐड करो, सिग्मा fx सिग्मा fy सिग्मा fz आएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? √ के अंदर सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर प्लस सिग्मा fz का स्क्वायर। मैंने आप लोग को 2D वाला करवाया था, याद करो, पिछली क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन जो था, जिसमें ढेर सारे एंगल थे, 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे थे ना, ढेर सारे। बोलो यार 5 थे, उसमें 5 वेक्टर्स थे ऐड करने के लिए। पलट के देखो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन। तो उसको ऐड करने वाला जो मेथड था वो 2D के लिए था। सेम मेथड गोज फॉर 3D। लेकिन 3D के लिए परेशान मत हो, अभी क्वेश्चंस में सब कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने आपको पहले ही कहा था, पैरेललोग्राम्स लॉ सिर्फ तब लगाइए जब कितने वेक्टर्स हों, बस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड ऑफ कंपोनेंट। हाँ, यहां पर आपसे कहा गया ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो अगेन आप सेम मेथड लगाइए।
सेम मेथड आपने लगाया, a डॉट बी की वैल्यू बेटे कितनी आ गई होगी? 0। a डॉट बी अगर 0 है तो फिर इसके आगे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कहेंगे कि एंगल थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो फिलहाल यहां क्वेश्चन में यही कहा गया था, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूफ करने को आएगा तो आप वहां पे क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट, और वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0। इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, इसी में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू बताइए। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारे पास 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और कहा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, बोलो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जल्दी से लेमडा बताओ। कितना आया भाई? 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 बराबर 0। तो लेमडा आंसर क्लियर है? सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन आपका पीएमटी, पहले मेडिकल का पेपर होता था पीएमटी का, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब मैग्नीट्यूड। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल बताइए, ये क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कैसे होगा? क्या बेटे? लगाओ जल्दी से। कुछ लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन को पकड़ लिया है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया एकदम। उन्होंने कहा सर अगर ऐसा दिया है दोनों तरफ क्या करिए? मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सेल्फ प्रोडक्ट वाली, a डॉट ए की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो बोलो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आने का मतलब ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? बोलो यार। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अरे कुछ हाँ ना तो बोलो। आ रहा ना? मल्टीप्लाई करिए अंदर, a डॉट ए स्क्वायर, a डॉट बी डॉट ए, तो कितना आएगा? 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। इस पे मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। चेक करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब क्या हो गया? कैंसिल। 4ab cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब AB बराबर AB cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब cos थीटा 0। cos थीटा 0 मतलब एंगल कितना? 90 डिग्री। इज इट क्लियर? इसको एज अ रूल भी दिमाग में रख लीजिए। अगर दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए। कह रहे हैं इफ यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये मान लो a कैप है, ये वाला b कैप है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कह रहे प्रूव दैट मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू
2 साइन थीटा बाई 2। चलो सॉल्व करो। दो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, उनके बीच का एंगल थीटा है। हमसे कहा जा रहा है ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, प्रूफ करो। कर पाओगे भाई कि इंतजार कर रहे हो कि हम करें? करें हम? अरे यार आप लोग ट्राई तो किया करो एक बार। LHS जो है, अगर मैं इसमें स्क्वायर ले लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए कैप डॉट ए कैप, कितनी वैल्यू आएगी? 1। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए एक यूनिट वेक्टर है बेटे, मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, ठीक? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप। इसको इधर ले जाओ तो 2 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो प्लस का 1 फिर से हो जाएगा। 1 + 1 हो गया 2, और अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो 1 माइनस ए डॉट बी, ठीक? ए डॉट बी खुद क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का 1, तो क्या ये सिंपल कॉस थीटा बनेगा ऐसा? चेक कर लो यार, सही है? प्रूव करके बोलाना है। वो तो मुझे लग रहा है अब तो हो ही गया। cos 2 थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है? हाँ 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 हाँ, यहां पर थीटा, तो आप भी कहेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक? तो इसमें बाई 2 वाला मामला चल जाएगा। यहां पर थीटा है, हमने 2 थीटा के लिए लिखा है, ठीक? तो आप इसी को सीधे सीधे क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो चेक करो क्या प्रूव हो जाएगा? बोलो यार, कितना आएगा वैल्यू? 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और हमने क्या किया था? हमने LHS का स्क्वायर किया था। LHS बोलो ये था, हमने LHS का स्क्वायर किया था यहां पे, तो हमको यहां अंडर रूट लेना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट लोगे, चेक करो, 2 साइन थीटा बाई 2। एनी डाउट इन दिस? चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं जल्दी से, वेक्टर प्रोडक्ट। हटा दे इसको। वेक्टर प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वैल्यू कितनी होती है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जिसमें एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A वेक्टर एंड B वेक्टर। जैसे अगर लिखा हुआ है A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है,
इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है। हमसे कहा गया इस बार इनका क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी साइन थीटा ले लो। पिछली बार हमने क्या किया था, ए में बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया था। बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट था जो ए की डायरेक्शन में था। बोलो यार, इस बार हम बी साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ए के परपेंडिकुलर है। करेक्ट। फिलहाल ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया। बात समझ रहे हैं। अब बात आई मेन चीज है कि एन कैप क्या है। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक। सो तरीका होता है इसके लिए राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब है ए की डायरेक्शन में राइट हैंड को रखो, बी की तरफ उंगलियों को घुमाओ, जिधर थंब हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है भाई। ए की तरफ रखो, बी की तरफ घुमाओ, जिधर अंगूठा जाए बस वही डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का। तो हाँ, थर्ड, हाँ जेड तो है ही है बेटा। फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब है नेचर की स्टडी। नेचर हमारे लिए मिस्टीरियस है। नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज है जिसके बारे में हमको अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो क्या करें, फिजिक्स पढ़ना बंद कर दें? जब हमें चीजों के बारे में नहीं पता होता है तो वहां पर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बना दिए जाते हैं कि अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर इतना ही होगा। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इसी इतने को ही 1 मीटर मानो, सब लोग इतने को ही मानो। ये स्टैंडर्डाइज हो गया। क्यों? पढ़ने के लिए। चीजों को नापना है, चीजों को समझना है, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भैया 1 मीटर को इतना ही मानेंगे और पूरी दुनिया इतने को ही 1 मीटर मानेगी। क्लियर? ऐसे ही वेक्टर के बारे में जब सोचा गया होगा तो उनको दिखा कि यार डायरेक्शन के हिसाब से भी क्वांटिटीज को डिफाइन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक को स्केलर रख दो, एक को वेक्टर रख दो। 2 के बारे में फुल डिटेल बात कर डाली। बाद में पता चला होगा अरे यार कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो लॉ को फॉलो नहीं करती। तो कहते हैं ऐसा करो, तीसरा नाम बनाओ, उसका नाम रखो टेंसर। जैसे कल आप लोग को आईजी साहब पढ़ा रहे थे, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ क्यों होता है? भाई लोग बचपन से सीख के नहीं आए थे। वो जब धरती पे आए उन्होंने देखा तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ बनाया और पढ़ाई लिखाई की, दूसरा लॉ बना लिया। बाद में पता चला वे बेसिक तो बनाया ही नहीं, टेम्परेचर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है, ऐसा करो पहले और दूसरे से भी पहले का लॉ है तो क्या करो जीरोथ लॉ नाम रख दो। तो उन्होंने आपको क्या बताया, आईजी साहब ने आपको यह बात बताया कि इस वजह से, क्योंकि पहला और दूसरा लॉ पहले आ गया था, इसको कायदे से तीसरा लॉ होना चाहिए था, लेकिन है फंडामेंटल चीज। तो इन्होंने कहा कि इसका नाम रखो जीरोथ लॉ। बात समझ रहे हो? आप रिसर्च करते जा रहे हैं, आप एक एक चीज के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं, तो कुछ एक स्टैंडर्ड पैमाने सेट कर दिए जाते हैं बेटे। तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला हमारे पास है कि ए डॉट बी हमेशा ए कॉस थीटा ही होगा, पूरी दुनिया वही मानेगी, वही मान करके सॉल्व करेगी। और जब क्रॉस की बात करेंगे तो ए बी साइन थीटा होगा। इस चीज पर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि सर ए डॉट बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा क्यों नहीं किया। बात समझ रहे हैं? ये कुछ चीजें स्टैंडर्ड बना दी गई हैं सबके लिए। एनी डाउट? ना 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 ना, देखो स्टैंडर्ड हर चीज को नहीं बना सकते हम। ऐसा नहीं कि हम टाइम को मान लेंगे कि ये डिस्टेंस है, नहीं कर सकते। लेकिन टाइम में 1 सेकेंड क्या है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। समझ रहे हो? आईटी जेई का सिलेबस एक स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि जेई के सिलेबस में आप आईएएस की तैयारी करो। इसी फिजिक्स में पीएचडी भी होती है, करो, लेकिन दैट इज आउट ऑफ सिलेबस ऑफ आईटी जेई। जेई पेपर में नहीं आएगा, रिसर्च खूब करो इस पे। बात आप समझ रहे हैं? तो कुछ चीजों में आपको एक स्टैंडर्ड कन्फाइंड कर दिया जाता है कि जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी भाई मीटर में नापना और 1 मीटर इतना ही होता है, ये इसी को मान के चलो, इस पर डाउट मत करो। तो कुछ बच्चे जो आप लोग डाउट कर रहे हो, बिल्कुल उसको एज अ रूल मान के चलिए, ये आपके लिए एक रूल है।
इस रूल को फॉलो करते हुए आगे का रिसर्च करो, और अगर कभी इन फ्यूचर 10-20 हजार साल के बाद अगर ऐसा कभी हो गया कि ये रूल गलत था, तो बस एक करेक्शन किया जाएगा, फलाने का नाम और करेक्शन, कि वो जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जाता था वो ए बी कॉस थीटा नहीं था भाई, वो ऐसा था। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी आपकी सारी रिसर्च इसी पर बेस्ड है और हजारों साल से लोग इसी पर बेस्ड काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये अभी अप्रूव्ड है, अभी तक के हिसाब से ये सही है, ये गलत नहीं है। तो आप इस पर भरोसा करिए, और जो ये फॉर्मूला बताया जा रहा है यही फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड अप्लाई करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल बताओ। जैसे टॉर्क, टॉर्क अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बल आघूर्ण जिसको आप बोलते हैं। ठीक, आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर की तरफ उंगलियों को रखो, एफ की तरफ घुमाओ, जिधर थंब जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ। इज इट क्लियर? आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है ये लॉ। ए क्रॉस बी जो है वो आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ था तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ होगा। ठीक, सो दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो इट इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए मत लिख देना गलती से भी, वो ए क्रॉस सी ही हो, मतलब सीक्वेंस विल बी सेम। ए क्रॉस बी हुआ है तो ए क्रॉस सी होगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3, सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही हैं। एंगल अगर 0 होगा तो बोलो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी साइन 0, लेकिन दैट विल बी 0 वेक्टर। 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन इसकी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब दिस डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, लाइक दिस पॉइंट। इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 0, लेकिन ये किधर की तरफ जाएगा किसी को पता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं 0 वेक्टर। तो ये डिफाइंड हो गया ए क्रॉस बी 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर यही एंगल 90 है तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है ये कितनी होगी? ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 1 होता है, सो इट इज ए बी इंटू एन कैप। बोलो यार। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे 1 तो ठीक है भाई। आई क्रॉस जे का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, सो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। बोलो यार। ठीक, अब जरा ध्यान से सोचना, ये सब 1 है, एन कैप भी 1 है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आया वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और अगर यूनिट वेक्टर है तो क्यों ना देख लो कौन सा यूनिट वेक्टर है। आई क्रॉस जे का मतलब आई की तरफ रखो और जे की तरफ उंगलियों को घुमाओ, तो थंब किधर गया? जेड की तरफ। और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर कौन होता है? कौन होता है भाई? सो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी? के कैप। अच्छा, जे क्रॉस के, जे वाई डायरेक्शन में, के किधर होता है? बाहर की तरफ, ये तो आई। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई
जे, इट मीन्स वाई डायरेक्शन में। इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस के। इज इट क्लियर? बेटा इस तरीके से लगाने में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो इसी का एक शॉर्टकट सिखा दिया जाता है। ऐसा एक गोला बनाइए, सर्कल, आई कैप, जे कैप और क्लॉकवाइज बना दो आई जे के। अब आई क्रॉस जे कर रहे हो तो जो बच गया के कैप, जे क्रॉस के कर रहे हो तो जो नेक्स्ट मिला आई कैप, ठीक। के क्रॉस आई कर रहे हो तो जो नेक्स्ट मिला जे कैप। लेकिन अगर उल्टा चले तो माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 6, आई क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस जे, समझ में आ रहा है ना सबको? के क्रॉस के, 0। क्लियर है? हाँ। अब आया कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो हम लोग ऐसे रखते हैं ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। बोलो यार, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करेंगे। तो जब आप क्रॉस करोगे, बहुत ध्यान से देखना भाई, पहला टर्म क्या आएगा? मैं सब कुछ लिख रहा हूं इस बार। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। अगला टर्म ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। सही है ना भाई? प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई जे के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये मैंने सारी चीज मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आई क्रॉस आई कितना होता है? जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 0। सही है भाई? आई क्रॉस जे कितना होता है? चेक करो ध्यान से। हाँ, इट इज इक्वल टू के कैप। ठीक है। आई क्रॉस के कितना होता है? माइनस जे कैप। जे क्रॉस आई माइनस का के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई चेक कर लो यार, जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये तो गया। सही है। आई वाले टर्म्स एक साथ करिए। कौन कौन है आई वाले टर्म्स? ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, और बीच में क्या है? माइनस। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी।
ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई टाइम्स, चेक करो सही है। मैंने इस टर्म को ले लिया और इस टर्म को ले लिया, यहां माइनस था इसलिए इस वाले में माइनस लगा दिया। जे वाले टर्म्स देखिए, ये तो माइनस का है, ये ए जेड बी एक्स प्लस का और वो वाला माइनस का, लेकिन पहले वो है तो मैं माइनस कॉमन कर ले रहा हूं। माइनस कॉमन करोगे तो बोलो क्या मिलेगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड टाइम्स जे कैप, बोलो सही है। के वाले टर्म देखिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स टाइम्स, बोलो। अब अगर मैं कहूं ये फॉर्मूला रट लो, जो रट सकता हो भाई रट ले, हमको तो नहीं रटा है। इस तरीके के खतरनाक फार्मूले रटने का कोई मतलब नहीं है, जिसको रटने के बाद भी गलती करो। इसलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगली क्लास में जल्दी से आपको मैं डिटर्मिनेंट बताऊंगा, आज की क्लास का टाइम हो गया है। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट, और इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट हो वो बताइए।